अगर स्वामी जी को एक मार्क्सवादी चिंतक के रूप में देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाद के दिनों में जब गांधी से उनका मोह भंग होता है तो मार्क्सवाद की तरफ झुकते हैं। और अंतिम समय तक वे कलकत्ता में जो अक्टूबर महीने में 28, 27, 28, 29 अक्टूबर को वे मार्क्सवादियों को, कम्युनिस्टों को और वामपंथियों को एक जगह एकत्रित करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। और सहजानंद सरस्वती के चरित्र से सीखना होगा कि उनके स्वजाति के जमींदारों के खिलाफ उन्होंने छोटे काश्तकार और किसानों की आवाज उठाने का काम किया। वो जातिवाद के घेरे में नहीं थे, इसलिए नए लोगों को भी इस जात पात के चक्कर आरी डरेर से ऊपर उठ के स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचारों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, गुनना और बुनना चाहिए। समाज नया तभी बनेगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं वो है जो हमारे स्वामी जी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। उनका आज निर्वाण दिवस यानी आज उनकी पुण्यतिथि है। और सबसे अहम बात कि हमारे शहर मुजफ्फरपुर में ही उन्होंने निर्वाण लिया था, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और लेकिन कितने ही लोग हैं हमारे शहर में जिनको कि इस बारे में पता है। हालांकि इनके ऊपर कार्यक्रम किया गया, लोगों ने इनको याद किया। और सबसे बड़ी बात कि कॉमरेडरी का जो एक साधुवाद है वो इन्होंने ही शुरू किया था। किस तरह से इन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र राय जी, जो कि एक समाज सेवा और किसान नेता हैं, और साथ में है हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस मुद्दे पे सबसे पहले हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से एक इंसाइट ले लेते हैं कि क्या था उनका जीवन, किस तरह से उनका बिहार से कनेक्शन हुआ और फिर मुजफ्फरपुर से वो किस तरह से जुड़े। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के देवा गांव में हुआ था, लेकिन दरअसल उनकी कर्म भूमि बिहार रही। और बिहार के बिहटा में, पटना के बगल में बिहटा है, वहाँ उनका स्थापित किया हुआ आश्रम है। दरअसल उनके बचपन का नाम नौरंग राय था और एक साधारण या यूँ कहें कि एक गरीब भूमिहार ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसलिए बहुत नज़दीक से विपन्नता को देखने का उनको मौका मिला था। लेकिन स्वामी जी का मन आध्यात्म की ओर उन्मुख था और इसको देखते हुए उनकी माँ का बहुत उनके बचपन में देहांत हो गया। उनकी मौसी या फिर उनकी चाची दोनों थी, उन्होंने उनको पाला और उनको लगा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए। और बहुत कम उम्र में एक नाबालिग लड़की के साथ उस समय जो वैसा हुआ करता था, उनका विवाह हो गया। लेकिन संयोग से 2 वर्ष के अंदर में ही वो चल बसी। फिर उसकी छोटी बहन से शादी कराने की बात हुई। तब तक स्वामी जी ने निश्चय कर लिया था कि हमको परिवार के बंधन में नहीं बंधना है। और एक दिन अपने एक साथी के साथ वो बनारस की ओर निकल चलते हैं और बनारस में जाके उन्होंने सन्यास की दीक्षा स्वामी सहजानंद सरस्वती ले लेते हैं। इस तरह से एक 16-17 वर्ष का नौजवान सन्यासी बन जाता है। लेकिन उसी क्रम में एक टर्निंग पॉइंट आता है। शायद अगर वो नहीं आता तो स्वामी जी कहीं हिमालय की कंदराओं में अपने साधुत्व को बढ़ाते हुए निर्वाण की ओर चले गए होते। लेकिन 1914 में उनके एक जो वरिष्ठ थे बनारस में, उन्होंने उनको कहा कि आप बलिया में एक भूमिहार ब्राह्मण सभा की बैठक हो रही है, आप उसमें जाए। और वहाँ जब स्वामी जी जाते हैं
तो समाज को पहली दफे नजदीक से देखने का उनको मौका मिला, क्योंकि बचपन में ही जब सन्यास हो गए थे तो सब पता कुछ नहीं था, और वहीं से उनकी शुरुआत सामाजिक कार्यों में शुरू हुई। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा कि स्वामी जी किसी जातीय बंधन में बंधने वाले नहीं थे, उसकी संकीर्णताओं में पड़ने वाले नहीं थे, इसलिए उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद 1920 में पटना के मजहरूल हक साहब के यहाँ वो गांधी से मिलते हैं और गांधी से वो प्रभावित होते हैं, गांधी से वो प्रश्न भी करते हैं, गांधी उस प्रश्नों का समाधान करते हैं, और उसके बाद वो गांधी के कार्यों में लग जाते हैं। और उनकी पहली गिरफ्तारी 1922 में होती है। हालांकि 1922 में जो चौरा चौरी का कांड हुआ, जो आप जानते हैं गोरखपुर जाने के रास्ते में चौरा चौरी स्टेशन है, वहाँ जो थाने को जला दिया गया और कई पुलिसकर्मी जो है सो मारे गए, तो एक बैग गांधी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। पूरा देश स्तब्ध हो गया गांधी के इस निर्णय से, और इस निर्णय से इन पर भी, स्वामी सहजानंद सरस्वती पर भी व्यापक असर पड़ा। लेकिन फिर भी गांधी को इतने दूर तक भक्त थे कि उन्होंने ये सोचा कि नहीं, गांधी ने जो निर्णय लिया है वो देश हित में होगा, सही होगा, और इस तरह से उनका क्रम चलता रहा। फिर जब नमक सत्याग्रह जो 1930-32 में जो नमक सत्याग्रह हुआ, उसमें उन्होंने नमक बनाने का काम किया और उसमें फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसीलिए शायद उनको दांडी स्वामी भी कहते हैं। नहीं, दंडी स्वामी इसलिए कहते हैं कि वो जो दीक्षा उन्होंने जहाँ ली थी वहाँ पर उस व्यक्ति को दंड लेके, यानी छड़ी लेके चलना होता है, इसीलिए उनके नाम के आगे दंडी लगा हुआ है, स्वामी जी का लगा हुआ है। तो इस तरह से 3 बार स्वामी जी को जेल जाने का मौका मिला, लेकिन जेल में जाकर स्वामी जी बैठे नहीं रहे। जेल में जाकर उन्होंने उसका उपयोग हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने में किया, और अनेकों पुस्तकों की उन्होंने रचना की। लेकिन उनके मन में बार बार किसानों की दुर्दशा, और किसानों किसको कहते हैं, 1944 में विजयवाड़ा के सम्मेलन में, किसान महासभा के विजयवाड़ा के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा कि किसान कौन है, या तो वो भूमिहीन है या फिर बहुत छोटे जमीन का जो मालिक है वही किसान है, और वही किसान इस महासभा का सदस्य होने लायक है। तो एक गरीब जो किसान है, जिसकी जो परेशानियां झेल रहा है, जिसको खाने के लिए दोनों समय का कुछ ठीक से उसको मिल नहीं रहा है, स्वामी जी उसके लिए खड़े होते हैं। और इस तरह से एक स्वामी जी का पूरा जो जीवन है वो किसानों के लिए समर्पित हो जाता है, और स्वामी जी को ही ये श्रेय जाता है कि संगठित किसान आंदोलन को खड़ा करने का पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। तो ये था स्वामी सहजानंद जी का परिचय, जिसमें कि उन्होंने गांधीवाद और मार्क्सवाद को बिल्कुल ही जोड़ दिया अपनी पूरी ज्ञान से, और एक तरह से किसानों के जो आंदोलन है उससे वो जो जुड़े रहे। तो आज भी हम जो देखते हैं किसानों की समस्या, तो इसमें हम बिरले ही देखते हैं कि कोई स्वामी हैं वो आकर के किसानों के लिए के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन सहजानंद सरस्वती ने उस ज़माने में आज़ादी से पहले ही इस तरह के आंदोलनों को चलाया और किसानों को संगठित किया। हम बढ़ते हैं हमारे जो किसान नेता हैं बीरेंद्र राय जी, उनके पास, और उनसे जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो इतने बड़े किसान नेता थे, आज कहीं ना कहीं हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि समाज आज जो बटा है जातियों के आधार पर, तो प्रोफेसर साहब ने जो कहा ब्राह्मण भूमिहार करके, तो ऐसा उनकी विचारधारा तो नहीं थी, लेकिन समाज आज इसको मानता है। यही आज छोटी जाति के होते या बहुत ऊंची जाति में होते, और राजनीति जो जाति के आधार पर खास करके बिहार जैसे सूबे में चल रही है, वहाँ इनको जातीय बंधन में लोग बांध दिया, और उसी जात के चश्मा से देखता है इतने बड़े लोगों को। जिसने समानता की बात कहा, आज कम्युनिस्ट जो कॉमरेड लोग हैं, उन लोगों को तो इनके जन्म तिथि और पुण्य तिथि को सबसे आगे मनाना चाहिए। जिसने किसानों के समानता का अधिकार, छोटे मझोले किसानों के जिंदगी का सवाल, रोजी रोटी का सवाल और उसकी चिंता बहुत पूर्व में उन्होंने दर्शाया, जिसकी चिंता आज जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो भी बोलते हैं
और समाजवादी विचारधारा के लोग समानता की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं। स्वामी जी ने उस समय भी समता मूलक समाज की परिकल्पना की थी और समानता का अधिकार, छोटे किसानों के हिमायती थे और किसान आंदोलन आज जिंदा है, उसका देन स्वामी जी का सिद्धांत है। तो ये था उनका सिद्धांत। और क्यों और किस तरह से हम लोग भूल गए एक जाति के चक्कर में, जो आज मार्क्सवाद या गांधीवाद के इतने मुखर तरीके से उन्होंने उठाया था मुद्दे को और किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया था, तो हम उनको भूलने लगे। और वो भी मुजफ्फरपुर के लोग, जहाँ पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास वापस लौटते हैं और ये जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर से जो उनका कनेक्शन है वो कैसे बना और क्यों हम जातिवाद के चक्कर में पड़ के इतने बड़े स्वामी को भूल गए धीरे धीरे। मुजफ्फरपुर के बगल के गाँव में यमुना कारजी जी किसान नेता हुआ करते थे। यमुना कारजी जी से उनका बहुत अपनापन था, हालांकि बाद में उनका कुछ डिफरेंसेज भी उनका हुआ। और यमुना कारजी जी के चलते मुजफ्फरपुर में भी उनका आना होता था और विश्राम होता था। और उसी क्रम में वो इलाज के सिलसिले में ही वो यहाँ आए हुए थे, जो नेचुरोपैथी है उसमें उनको इलाज कराना था। और उसी में जैसा कि बताया गया, जो मुचकुंद शर्मा जो कलमबाग चौक, जिनके दामाद डॉक्टर CPN हैं, उन्हीं के यहाँ, उन्हीं के घर पर उन्होंने अपने प्राण को त्यागे उन्होंने। देखिए, बात दूसरी है। स्वामी जी को ठीक कहा है आदरणीय वीरेंद्र बाबू ने कि स्वामी जी को जातीय बंधन में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि स्वामी जी ने उन जमींदारों का विरोध किया जो जमींदार उनके स्वजातीय थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा जमीन भूमिहारों के हाथ में थी। जो बिहार के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट थे, हथुआ स्टेट हो, माझा स्टेट हो, बेतिया स्टेट हो, ये सब भूमिहार समाज के लोगों का स्टेट था। उनके खिलाफ स्वामी जी लड़ रहे थे। तो स्वामी जी उसी जमींदार और जो बड़े काश्तकार थे, उन्हीं के विरोध के कारण गांधी जी से उनका अलगाव हुआ। जब 1934 के भूकंप में स्वामी जी ने देखा कि जो ये जमींदार हैं, जो बड़े काश्तकार हैं, वो लगान वसूल रहे हैं, जब इस भूकंप की स्थिति में भी, जब भूखमरी फैली हुई है, त्रासदी फैली हुई है, तो गांधी के पास दौड़े हुए गए और गांधी को उन्होंने कहा कि आप हस्तक्षेप कीजिए। और गांधी ने उनको कहा कि आप जाइए और दरभंगा महाराज से बात कीजिए। उनके जो सचिव हैं गिरीन्द्र मोहन मिश्र, वो कांग्रेस के लोग हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे। स्वामी जी उसी समय अपना दंड उठाते हैं और वहाँ से चल जाते हैं और गांधी से उनका अलग रास्ता हो जाता है। और तब स्वामी जी आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ते हैं। और जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण करते होते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस बड़े आदर के साथ उनको बुलाते हैं, लेकिन स्वामी जी उस दल में जाने से मना कर देते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर 1940 में रामगढ़ में जो सम्मेलन होता है, उसमें स्वामी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी का जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया है देश का, लेकिन 1940 में ही ये दोनों लोग मिलके, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती, दोनों मिलते हैं और दोनों मिलके वहाँ पर पैरेलल सम्मेलन करते हैं। और उस सम्मेलन में ये लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हैं, जिसके बाद स्वामी जी की फिर से गिरफ्तारी होती है। तो इस तरह से मार्क्सवाद की बात जो हम करें, तो स्वामी जी को अगर स्वामी जी को एक मार्क्सवादी चिंतक के रूप में देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाद के दिनों में जब गांधी से उनका मोह भंग होता है तो मार्क्सवाद की तरफ झुकते हैं। और अंतिम समय तक वे कलकत्ता में जो अक्टूबर महीने में 27, 28, 29 अक्टूबर को वे मार्क्सवादियों को, कम्युनिस्टों को और वामपंथियों को एक जगह एकत्रित करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से एक और उन्होंने कई चीज़ों को उन्होंने जो तिलक और शंकराचार्य के बीच में जो विवाद चल रहा था ये कर्म को लेकर, उस पर भी स्वामी जी की लेखनी आती है और स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, दोनों के विचार समान ही हैं। वे गीता को मार्क्स से जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि गीता में जो बातें कही गई है वही मार्क्स का सिद्धांत है। और वो बताते हैं कि गीता में 20 जगह पर सम शब्द का प्रयोग है, समता का प्रयोग है, सब लोग बराबर हैं उसका प्रयोग है, उसकी बात कही गई है। वहाँ कोई मनुष्य और मनुष्य के बीच में फर्क नहीं है, उसकी बात कही गई है। तो एक पूरे आध्यात्मिक
लय में स्वामी सहजानंद सरस्वती अपनी बातों को रखते हैं। और उस समय के जितने लोग पूरे देश में, अगर आप देखेंगे तो देश में जितने लोग, वो चाहे दक्षिण के हों, वो उत्तर के हों, वो पूरब के हों, पश्चिम के हों, जितने इस तरह के किसान नेता थे, बुद्धिजीवी थे, वो सब लोग स्वामी जी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो ये था कि सहजानंद सरस्वती ने उस जमाने में किसानों को संगठित कर लिया था और उनके जो विचार थे वो किसी एक पंथ के साथ जुड़े हुए नहीं थे। वो गांधीवाद के भी समर्थक थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ भी जुड़े, और मार्क्सवाद भी काफ़ी हद तक उनकी विचारधारा को प्रभावित करता था। वापस हम चलते हैं किसान नेता वीरेंद्र राय जी आपके पास, कि आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को अगर हम सहजानंद सरस्वती के जो विचारधारा है, उनका जो उद्देश्य था, उससे अगर जोड़ना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? युवाओं को सबसे पहले जो जातीय बंधन में बंधते जा रहे हैं और संकुचित उनकी विचारधारा हो जाती है, उनको अलग होना होगा और सहजानंद सरस्वती के चरित्र से सीखना होगा कि उनके स्वजाति के जमींदारों के खिलाफ उन्होंने छोटे काश्तकार और किसानों की आवाज उठाने का काम किया। वो जातिवाद के घेरे में नहीं थे, इसलिए नए लोगों को भी इस जात पात के चक्कर आरी डरेर से ऊपर उठ के स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचारों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, गुनना और बुनना चाहिए। समाज नया तभी बनेगा। आज एक सवाल और आपसे इसी से जुड़ा हुआ कि आज जो युवा हैं वो तकनीक और नौकरी पेशा जिंदगी, जिसमें कि वो जाएं ऑफिस में, दफ्तर में बैठें, नौकरी करें और आ जाएं, ऐसे में किसान होना या फिर सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन से जुड़ना, ये कितना आपको लगता है चुनौतीपूर्ण है? निश्चित रूप से आज चुनौती है, ये समस्या बन गई है। खेती किसानी कोई करना नहीं चाहते, दूध दही सबको चाहिए, मक्खन मलाई भोजन रोटी सारा चीज चाहिए उनको, लेकिन वो खेत में नहीं जाएंगे, वो गाय का गोबर भैंस का गोबर नहीं उठाएंगे, लेकिन उनको दूध दही और भोजन चाहिए। ऐसी परिस्थिति में नए लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं नौकरी, जो सरकारी नौकरी को वही सहजानंद सरस्वती जैसे लोग, और उस जमाने में लोग भीख कहते थे, नौकरी सबसे निकृष्ट काम था। आज हमारे लोग खेत बेचकर चपरासी की नौकरी करना अच्छा समझते हैं, और किसान का बेटा भी आज किसान बनना नहीं चाहता है। लेकिन आने वाली जो परिस्थिति है, धीरे धीरे जब हम अन्न और खाद्यान्न के चक्कर में पड़ेंगे तो 65 में जिस तरह से पका लोग खाता था, वो स्थिति है। और नए लोग जिनके बारे में कहे रोजगार के बारे में, उनके पास जमीन भी है, बाबा दादा का संपत्ति भी है, लेकिन नए लोगों को तो जमीन का आरी ढूरी जरेर भी नहीं देखा हुआ है कि मेरा जमीन कहाँ है। वो तो पैदा हुए, कन्वेंट स्कूल में पढ़े, शहर में आए और वही बाबा दादा का जमीन बेचकर घूस देकर और नौकरी खरीद लिए। अब नौकरी को ही अच्छा समझते हैं। लेकिन आज भी किसानी जो है उच्च दर्जे का चीज। किसान पशु पक्षी आदमी सबको पानी पिलाना दाना पिलाना, आज पशु की चिंता किसको है? स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पहले भी कहा गया है कि पशु पक्षी आदमी सभी चीजों की चिंता उनको थी। आज कितने लोग हैं जो इस गर्मी में छत पर पानी रखते हैं, लेकिन उन लोगों ने उस समय भी कहा था कि पशु पक्षी जब जिंदा है तभी हम जिंदा हैं। तो हम लोग जो किसानी करने वाले लोग हैं, छोटे किसान हैं, उनको सारी चिंता स्वामी सहजानंद सरस्वती के अंदर थी कि उनका कैसे उद्धार हो। और बड़ी जमींदार जो उस समय भी भूकंप के बाद जो टैक्स वसूलते थे, उसका भी विरोध उन्होंने किया। बड़े अव्वल दर्जे का सिद्धांतवादी वैसे लोग थे। ऐसे लोगों को तो समाज और जाति के दायरे से ऊपर उठ के ऐसे लोगों की पूजा समाज में होनी चाहिए और इनके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए नए लोगों को। इस तरह की जो पर्सनालिटी है उनकी पूजा होनी चाहिए। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हम आपके पास आएंगे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, और हम ये जानना चाहेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को इनके बारे में क्यों जानना बहुत जरूरी है। देखिए, उनको श्रद्धांजलि, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि समाज और सरकार किसानों को महत्व दे, मजदूरों को महत्व दे, और उनके लिए जो स्वामी जी ने जो रास्ता दिखाया था कि कैसे
वो संपन्न हो सकते हैं, कैसे वो सुदृढ़ हो सकते हैं, कैसे आर्थिक रूप से, चूंकि स्वामी जी बराबर आर्थिक आज़ादी की बात स्वामी जी ने की। स्वामी जी ने राजनीतिक आज़ादी को बाद में रखा, जबकि दूसरे लोगों ने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश की और आर्थिक आज़ादी पर ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी वर्ग संघर्ष की चर्चा करते थे। स्वामी जी कहते थे कि दो ही वर्ग है, एक गरीब है और एक अमीर है, और इस गरीबों को के लिए बिना सोचे हुए अगर आप कुछ भी करते हैं तो आर्थिक आज़ादी को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्वामी जी को जातीय बंधन में बांधकर और उनको एक छोटा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और हम फर्स्ट लुक बिहार को धन्यवाद देना चाहते हैं और फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि वो स्वामी जी को पढ़ें, बिहटा आश्रम में जाएं और वहाँ पढ़ने का कोशिश करें। तब आपको पता चलेगा, स्वामी जी ने दर्जनों पुस्तक दर्जनों विषयों पर, किसानों पर, मजदूरों पर लिखी है। तब आपको पता चलेगा कि स्वामी जी कितने महान थे। जी, तो ये एक संक्षिप्त परिचय हमने अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए अपनी तरफ से पेश किया था। और जैसा कि जो साइंटिस्ट है ना, जो जीवन और मृत्यु के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना कभी नहीं मरती है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की भी जो चेतना है वो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, और वो चेतना बार बार कह रही है कि हमें हर एक जाति और संप्रदाय से उठकर अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है उसको भी पाट देना है। आशा है हमारे दर्शक कि सहजानंद सरस्वती के बारे में और भी पढ़ेंगे और इस तरह से उनकी चेतना को श्रद्धांजलि देंगे। अभी देते हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम। देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।